नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, इस वक्त रेफरी जो कभी टीम मोदी की ओर से खेला करता था, उसकी चल नहीं पा रही, वो पकड़ा गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं केंद्रीय चुनाव आयोग की। और बिहार में चुनावी रण सजा हुआ, और चुनावी रण सज जाने के बाद जिस तरह का परिदृश्य अब तक बन रहा है, उसमें एनडीए बहुत कुछ संकट में नजर आ रही है। संकट अब टिकटों के बंटवारे का है, सीटों के बंटवारों का है। सीट शेयरिंग जो है वो कहीं ना कहीं मोदी और शाह की धड़कनें बढ़ा रही है। और अमित शाह जैसा होता है वो डेरे डाले हुए हैं, लेकिन जो बात है वो बनती नजर नहीं आ रही है वहां। अब चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान, उनकी अपनी जो कहीं उम्मीदें हैं या जो उनकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, वो कुलाचे मार रही हैं। तो उसे लेकर पेंच फंसे हैं। और इधर जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक में भी कहीं ना कहीं अभी जो सीट शेयरिंग है उसे लेकर चल रहा है। लेकिन यहां ऐसा लगता है कि निबट जाएगा। लेकिन उधर जिस तरीके की धमकियां, चेतावनियां दिख रही हैं, मिल रही हैं, जीतराम मांझी ने कह दिया है कि 15 सीट नहीं तो फिर जो कुछ आगे हो सकता है उसकी संभावनाएं भी जता रहे हैं, और चुनाव न लड़ने की धमकी, चेतावनी भी दे रहे हैं। कई दल हैं जो एनडीए के हैं, वो इस तरीके से पेश आ रहे हैं। और इन सब के बीच चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर मायावती हो, वो भी जो उनके अपने खेल होते हैं, जो आरोप लगते हैं कि बी टीम की तरह बीजेपी की खेलती है, तो वो कुछ नजर आ रहा है। तो हम जो देश की बात होती है, देश की बात के लिए चलेंगे सीधे अभय दुबे सर के पास। सबसे पहले जुड़ गए हमसे अभय सर। जी अभय सर, बहुत बहुत स्वागत सर। अभय नमस्कार। सर, सर अभय सर, ये जो चल रहा है बिहार में, जिस तरह का परिदृश्य है, और खासकर एनडीए जो संकट दिखता है उसका, और 240 के बाद ब्लैकमेलिंग जमकर इस समय होती दिख रही है, प्रतिक्रिया आपकी सर। देखिए, आमतौर पर जो टिकट बंटवारे की नौबत आती है तो सभी जगह इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये तो गठजोड़ है, इसमें तो बहुत ज़्यादा होगा। पार्टियां अकेली लड़ती हैं तो उन पार्टियों के भीतर भी इसी तरह का दृश्य हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन एनडीए में जो हो रहा है उसके बारे में हमें अलग से सोचने की ज़रूरत है। जब चुनाव का माहौल शुरू हुआ था उस वक्त राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ महागठबंधन से थोड़ा आगे था मेरा ख्याल से, क्योंकि उसका सामाजिक गठजोड़ सभी को ज्यादा मजबूत लगता था, कागज पे वो ज्यादा मजबूत लगता था। लेकिन धीरे धीरे वहां राजनीतिक परिस्थिति बदली है और अब ये हालत ये हो गई है कि अब महागठबंधन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग महागठबंधन की पहले बहुत आलोचना करते थे, जैसे कि प्रशांत किशोर, उन्होंने महागठबंधन और उसके नेताओं तेजस्वी यादव, लालू यादव, इन सबकी आलोचना करना तकरीबन बंद कर दी है। वो उस तरफ से खामोश हो गए हैं। उन सबको लग रहा है कि महागठबंधन आगे है, इसके जीतने की संभावना अधिक है, तो एनडीए की आलोचना ज्यादा हो रही है। वो भी आप देखिए, प्रशांत किशोर का सारा जो प्रहार है वो एनडीए पे है, वो दिलीप जायसवाल के ऊपर है, वो सम्राट चौधरी के ऊपर है, वो अशोक चौधरी के ऊपर है, नीतीश कुमार के ऊपर है, इन्हीं के ऊपर सारा का सारा प्रहार है, बीजेपी के ऊपर है। पहले वो लालू और उनसे बहुत ज्यादा नाराज नजर आते थे। तो ये जो स्थिति बनी है उससे क्या है कि सभी खिलाड़ियों को ये लगने लगा है, दिखाई पड़ रहा है उन्हें, अब वो आकलन कर सकते हैं और जोखिम कम है इस आकलन में गलत होने का, कि महागठबंधन आगे हो गया है होड़ में। तो जैसे ही ये खबर एनडीए के पार्टनरों को मिलती है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, एनडीए के पार्टनरों को मिलती है, वैसे ही वो फिर अपनी सौदेबाजी और भी ज्यादा तेज कर देते हैं, जो कि अब तो है नजारा ऐसी किस्म का बना हुआ है। तो इस वक्त स्थिति यह है कि बहुत दबाव है धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर, जिनको इंचार्ज बनाया गया है आला कमान की तरफ से, और उनके लिए काफी मुश्किलें हैं कि वो कैसे इसको करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिहार की जो स्थिति है उसमें अंततः वो लोग किसी न किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे खींचतान करने के बाद में। जीतनराम मांझी कोई भी धमकी दें, मुझे नहीं लगता कि उनकी राजनीतिक औकात इस तरह की है कि वो एनडीए छोड़कर इधर चले जाएं, महागठबंधन की तरफ चले जाएं या इस प्रकार की, क्योंकि वो केंद्र में सत्ता मिली हुई है उन सब लोगों को। चिराग पासवान केंद्र में सत्तासीन है, जो उनके लिए चिराग पासवान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो जी बंगला जिसमें के अंदर वो रहते हैं, मुझे याद है अच्छी तरह, जब जी जी। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी को 2 हिस्सों में विभक्त कर दिया था, तो उन्होंने हम सब लोगों को बुलाया था अपने घर पे, मैं भी गया था चिराग पासवान के घर पे। और फिर उनकी माताजी ने बहुत अच्छा हम लोगों को खाना बना के खिलाया, पूड़ियाँ बना के खिलाईं। और फिर वो यही चर्चा वो कर रहे थे सबके साथ में कि भाई हमारे साथ तो ये कर दिया गया, हमारा घर भी छीने ले रहे हैं। मतलब उनके दुःख इस प्रकार के थे, राजनीतिक दुःख नहीं, सारे दुःख व्यक्तिगत थे। तो उस वक़्त साफ हो गया था कि आखिरकार ये बंदा
किस तरीके से सोचता है। हालांकि उन्होंने चिराग पासवान का उत्तराधिकारी बनने के लिए रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी बनने के लिए, बेटे तो उनके ही, काफी मेहनत भी की है और लोकसभा चुनाव में अच्छी कामयाबी भी हासिल की। लेकिन ये इन सब लोगों को झगड़ा झंझट करके, आपसी धमकियां वगैरह सब करके रहना है, अभी एनडीए में ही है इनको। कम से कम ये लोग ये विधानसभा चुनाव तो एनडीए में रह के ही लड़ेंगे ये। अभी आज ये हुआ अभय सर, आप मुझे पता है यूएस में है इस वक्त, और यहाँ जो हिंदुस्तान में घटित हो रहा था, खासकर बिहार, तो बिहार में ये चल रहा था सर कि बैठक हुई आज, एक इंपॉर्टेंट बैठक बिहार में, यही सब कुछ था कि सीट शेयरिंग और इंपॉर्टेंट बैठक, लेकिन पता ये चला कि उसमें चिराग पासवान दिल्ली रवाना हो गया, बैठक पहले से थी। तो ये चीजें वही मैं जो सोचता हूँ, बिल्कुल आप ये छोड़ तो नहीं सकते इन लोगों को, लेकिन ब्लैकमेलिंग जो है चरम पर दिखती है। तो ये सब मूव को कैसे देखें ले सर? नहीं, ब्लैकमेलिंग है। और इसमें होता क्या है कि रहेंगे तो महागठबंधन में ही, लेकिन अगर मन की नहीं होगी और मन में अगर खिन्नता आएगी और गांठ पड़ जाएगी मन में, तो फिर चुनाव ठीक से नहीं लड़ा जाता है। फिर चुनाव में दांव पेच शुरू होते हैं। फिर चिराग पासवान अपने अपना जनाधार है, उसको इस तरह का मैसेज नहीं देंगे कि आप दूसरी जो पार्टियां हैं एनडीए पार्टनर, उनके उम्मीदवारों को वोट कैसे दें उनके पक्ष में। चिराग पासवान के जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए जनाधार जान की बाजी लगा देगा, लेकिन बाकियों को उनके वोट ट्रांसफर होंगे कि नहीं होंगे, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं अगर उनको लगे कि भाई हमारी बिल्कुल नहीं चल रही है। दूसरे, चूंकि मुख्यमंत्री का पद वहां खुल गया, पहले मुख्यमंत्री का पद एनडीए में खुला हुआ नहीं रहता था, नीतीश कुमार ही तय होता था कि भाई यही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब वो चीज भी खुल गई है और चिराग पासवान बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। जीतन राम मांझी कुछ दिनों के लिए, थोड़े दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था, उसमें मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो सबकी महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं, सब लोग अपने अपने दांव लगा रहे हैं। इस बार दांव नहीं लगा तो मौका तो अगले 5 साल बाद मिलेगा। इसलिए हर तरह का हथकंडा अपनाएंगे, हर तरह का दबाव डालेंगे, हर तरह की ब्लैकमेलिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। इसमें अभय सर और भी है, जैसे हम लोग ये जो जीतन राम मांझी हैं, जीतन राम मांझी भी अपनी इस वक्त जो ट्रिगर दबाते हैं, जैसे होता है कि हम लोग बात कर रहे हैं, जा तो कहीं नहीं सकते, उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरी है और इनकी अपनी है, लेकिन वो भी कहीं आपसी द्वंद्व जो है, जीतन राम मांझी वर्सेस चिराग पासवान जो दल है, इन लोगों की कहीं अब कलह ऊपर आ रही है। और जो बीजेपी की आपने बात की, भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस तरीके से ट्रिगर दबा रखा था, जो एक वो जो दल के अपने जो प्रशांत किशोर, तो ये चीजें कितना ये नुकसान या किस तरीके का और आगे एक दृश्य अभी फिलहाल बन सकता है आने वाले दिनों में, कितनी मुश्किलें, क्योंकि अमित शाह दिल्ली से भी करते हैं, पहुंचते भी हैं, वो तमाम है, धर्मेंद्र प्रधान वहां फ्रंट पर हैं और भी लोग हैं। तो ऐसे में मैनेजमेंट कैसे और डैमेज कंट्रोल पर क्या आप देखते हैं, संभावना है किस तरीके से, क्या कुछ डैमेज फिर? तो होगा एनडीए के अंदर। एनडीए के जो मौके हैं चुनाव जीतने के, उन मौकों का, उन अवसरों का क्षय शुरू हो चुका है। मैं ही मानता हूं कि उन अवसरों का क्षय शुरू हो चुका है और परिस्थितियां महागठबंधन के पक्ष में झुक रही हैं। इसलिए नहीं कि हम भाजपा के आलोचक हैं, मैं तो हमेशा से कहता रहा हूं, हम भाजपा के आलोचक हों या प्रशंसक हों, भाजपा कभी भी कमजोर पार्टी नहीं होती है, भाजपा का गठबंधन कभी भी कमजोर नहीं होता है। और बिहार चुनाव की जब सुगबुगाहट शुरू हुई थी तो एनडीए ही आगे था, महागठबंधन पीछे था और लग रहा था कि एनडीए इस चुनाव को जीत सकता है। उसके बाद एक घटना हुई, चुनाव आयोग ने अचानक कह दिया कि भाई हम तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करेंगे। तो उससे एनडीए के नेता चौंके कि भाई ये क्या, एक नए किस्म का जानवर मैदान में आ गया, कूद फांद करने लगा स्पेशल। हाँ, तो उनको जब उसके बाद राहुल गांधी ने वहां पर मुहिम छेड़ दी, वो वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकल पड़े, वोट चोरी वाला मामला आ गया, तो उन्होंने 7 अगस्त को इंदिरा भवन में एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो इन घटनाओं ने क्या किया कि एनडीए ने जो पूरा सिस्टम बना रखा था, चुनाव जीतने का जो बंदोबस्त कर रखा था, वो बंदोबस्त गड़बड़ा गया। विपक्ष के पास कहने और करने के लिए, नारा लगाने के लिए, दिखाने के लिए, लोगों को गोलबंद करने के लिए, अपने जनाधार में जान फूंकने के लिए, उनको कटिबद्ध करने के लिए बहुत कुछ उनको मिल गया उनको। तो उसमें क्या हुआ कि खुद जो एनडीए के नेताओं के अंदर एक तरह की खिसियाहट आई कि भाई बिहार के एनडीए के नेताओं, ये क्या बीच में एसआईआर ले आए, ठीक ठाक चल रहा था, महागठबंधन सुस्त पड़ा हुआ था, हम चुनाव जीतने की तरफ जा रहे थे। तो इन चीजों ने उनकी तमाम योजनाओं को गड़बड़ा दिया और आज स्थिति यह है कि अभी भी वो पुराना आत्मविश्वास जो एनडीए में था शुरुआती दौर पे, वो वापस नहीं आया है और वो लोग तरह तरह की मुश्किलों में फंस रहे हैं। एक बार हवा ऐसी फैल जाती है कि भाई ये हार सकते हैं चुनाव,
जी, जी, बिल्कुल। हाँ, उसकी जब ये हवा फैल जाती है, तो आपके ही पार्टनर आपसे ज़्यादा सौदेबाजी करना शुरू कर देते हैं। गलत हाँ, उनकी महत्वाकांक्षाएँ भी बढ़ जाती हैं। फिर आपने अगर अभी स्पष्ट कर देते कि भाई बीजेपी का ही बनेगा मुख्यमंत्री, ये कर नहीं सकते। नीतीश कुमार जी पलटी मार जाएँगे, ये डर लगा हुआ है। अभी भी डर लगा हुआ है। नीतीश कुमार इतने खामोश हैं, उनकी खामोशी बाद में क बहुत ज़्यादा रंग दिखाती है। क्योंकि नीतीश कुमार तूफान के आने से पहले का सन्नाटा मान सकते हैं उसको, तूफान हाँ, को आके? नीतीश कुमार के पास एक छठी इंद्री है, जो बहुत कम लोगों के पास होती है। नीतीश कुमार ने को तो ईश्वर ने छठी इंद्री लगा के भेजा है। तो वो समझ जाते हैं समझ जाते हैं कि सत्ता उनके हाथ से खींची जा रही है। तो उसके हिसाब से वो बदलते हैं और वो बदलने में 1 सेकंड नहीं लगता उन्हें। वो कल प्रधानमंत्री के साथ मंच पे तारीफ करेंगे, उनके पैर छूने की कोशिश करेंगे, उनके हाथ पकड़ के दबाएँगे और अगले दिन तेजस्वी के साथ बैठे हुए नज़र आएँगे। जी, जी। अबे सर इसमें एक चीज और भी है, लगातार ये रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसको लेकर अभी आपने एसआईआर की बात किया और एक्सपोज अब फुल्ली हो गए। वैसे तो हमेशा से उंगलियां उठती थी, लेकिन अभी जो इस बिहार में एसआईआर प्लस जो वोट चोरी या अदर अदर चीजें हैं, सबको पकड़ पकड़ के, तो ये जो कहते थे ना कि रेफरी टीम की ओर से प्लेयर की तरह खेल रहा था, तो ये कितना अभी आपने हालांकि छोटा सा उसमें कहा है, और थोड़ा सा हल्का सा तफसील से चाहूं तो इसमें क्या अब मदद इस बार शायद नहीं मिल पाएगी, इलेक्शन कमेटी की जैसी मिला करती थी, वो तो नहीं हो पा रहा है शायद। देखिए, असली समस्या यहाँ पे उलझ गई है कि जो फाइनल वोटर लिस्ट एसआईआर के बाद में प्रकाशित हुई, उसमें बिहार के 3.66 लाख यानी करीबन पौने 4 लाख वोटरों के नाम गायब हैं। जी हाँ। एसआईआर का काम तो नए वोटरों को और जोड़ना होना चाहिए था और उन्होंने कुछ नए वोटर जोड़े हैं। तो जी हाँ। अभी तक वो बहुत विश्वसनीय तरीके से ये नहीं बता पाए हैं कि आपने जो नए वोटर जोड़े वो कौन हैं, जी किस हाँ। आधार पर जोड़े, वो प्रक्रियाएँ क्या हैं, वो प्रक्रियाएँ 14 लाख के करीब जो नए वोटर हैं, जी, 14 जी। लाख के आसपास। हाँ, जी। जी, जी। तो वो सब क्या है, एक तो उसके ऊपर काफ़ी उसका ऑडिट हो रहा है विपक्ष द्वारा और स्वतंत्र जो प्रेक्षक हैं उनको द्वारा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भई 3.66 लाख जो काट दिए हैं, इनके बारे में बताइए ये कौन है? तो ये सारी समस्याएँ चुनाव आयोग के सामने हैं। चुनाव आयोग को अभी बहुत कुछ बताना है। अपनी विश्वसनीयता को प्रमाणित करने के लिए काफ़ी कुछ करना है। अच्छा, अब एसआईआर एक ऐसा ज मैं कह रहा हूँ उसको एक अजनबी किस्म का जानवर है बिहार की राजनीति के लिए एसआईआर। सही। अब ये जानवर किसको काटेगा और किसकी सेवा करेगा? ठीक बात। मतलब हाँ, किसको घायल करेगा और किसकी सेवा करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है अभी। ये मान लेना कि केवल इससे महागठबंधन को ही नुकसान होगा, ये उचित नहीं है। ये सही। एसआईआर डिज़ाइन तो इस तरह किया गया है कि इससे एनडीए सहज हो जाए, चुनाव जीतने के प्रति आश्वस्त हो जाए। लेकिन अ, एक दाँव है जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग के तौर पे खेला है। अभी चुनाव नतीजे ही बताएँगे कि ज्ञानेश कुमार जी ने अंततः किसकी मदद की, जानबूझ के या अनजाने में। राइट, राइट। अबे सर एक चीज और भी है, जैसे जो एनडीए में तकलीफें हैं, हुँ, इंडिया ब्लॉक में भी अब चूंकि कांग्रेस एक अलग स्थिति में है, हुँ, खासकर राहुल गांधी जी का जो बीते कुछ हम देखें साल 1.5 साल का जिस तरह का सफर रहा है, जी, तो उसने एक नई उम्मीदें वहां बिहार में जागृत की हैं और कांग्रेस एक जबरदस्त रेस में है। तो जी। ऐसे में तेजस्वी यादव, कांग्रेस प्लस अदर्स, क्योंकि उस वहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो दीगर जो है, चाहे वो लेफ्ट पार्टीज हो या इनके बीच भी कुछ कुछ द्वंद्वता चल रही, तो ये क्या इजीली होगा या इसमें क्या कुछ आप देखते पाते हैं? देखिए, इन लोगों टिकट बँटवारे पे विवाद होते ही हैं। जी। कांग्रेस की महत्वाकांक्षाएँ इस वक़्त सीट बढ़ रही शेयरिंग, हैं। सीट शेयरिंग, सीट हाँ, शेयरिंग। हाँ, हाँ। हाँ, टिकट बँटवारे के ऊपर विवाद होते ही हैं, सीटें किसको कितनी मिलेंगी और ये महागठबंधन के अंदर भी ये सब चल रहा है। मुख्य तौर पे कांग्रेस की जो दावेदारियाँ हैं, उनकी वजह से ये चीज़ ज़्यादा है, ये बात सही है। लेकिन आप बताइए महागठबंधन के नेताओं और पार्टियों के पास और विकल्प हैं क्या? जी हाँ, जी हाँ। कोई विकल्प जी। नहीं है। उनका जी। राजनीतिक अस्तित्व दाँव पे लगा हुआ है। अगर 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश कुमार और भाजपा का गठबंधन फिर से चुनाव जीत के सत्ता में आ गया, तो इन लोगों की राजनीति तेजस्वी यादव के लिए इससे ज़्यादा माकूल परिस्थिति और कौन-सी होगी चुनाव जीतने के लिए? एब्सोल्यूट। हैं? आप आगे हैं, आप नंबर 1 के नेता हैं, जो मौजूदा मुख्यमंत्री है वो नंबर 3 पे चला गया है, नंबर 2 पे प्रशांत किशोर आ गए हैं। एनडीए के तमाम नेताओं की पोल खुल चुकी है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम हैं, हत्याओं के इल्ज़ाम हैं उनके ऊपर। जी, हाँ, जी, पूरी तरह नेतृत्वहीन खड़ा हुआ है एनडीए। नीतीश कुमार की भूमिका के लेके लेके भ्रम की स्थिति है। नीतीश कुमार की पार्टी नेतृत्वहीन है, नीतीश कुमार नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में
ऐसी स्थिति में सारा का सारा फायदा तो महागठबंधन के पक्ष में इसका जाता है। तो महागठबंधन के लोग कुछ भी हो अंततः आपस में मिल बैठकर ही चुनाव लड़ेंगे। उनके पास इसके अलावा और कोई विकल्प है नहीं। एक तरह से देखा जाए तो उनकी मजबूरियां ज्यादा हैं, उनमें से कोई भी छोड़कर उधर जाने की स्थिति में नहीं है। वो लोग बार्गेनिंग की स्थिति में बार्गेनिंग की स्थिति में बार्गेनिंग की स्थिति में ज्यादा नहीं है वो लोग कोई भी। कोई ज्यादा नहीं है, वो सब हो जाएगा वहां पे। अब सर एक चीज ये पूछ रहा था जी, जैसे फ्रीबीज वाला जो मसला है, जी जी अभी इन्होंने 10-10 हजार रुपए 1 करोड़ महिलाओं के खाते में डाले और हाँ। जितना खजाना था खोल चुके थे, जो जो करना था सब कर चुके थे। बावजूद इसके जो निकल रहा है कि बहुत ये चलता दिखता नहीं है, एक। और दूसरा, अब मोदी जी को झोंका गया, ये निकल रहा है कि 10 उनके दौरे, 10 सभाएं लगातार सब कुछ है। हालांकि करते हैं, वो पहले भी करते हैं। अब पूरा चेहरा मोदी का होगा, ठीक रहा फिर किसके सर होगा ये जो कुछ होता है। आप इस पे एक टिप्पणी सर। मेरे ख्याल से तो मोदी की सभाएं कितनी भी करा लें, 10 नहीं करा लें, 20 करा लें, उसका जी ज्यादा असर नहीं होने वाला है। तो मोदी जी बहुत मुरझाए हुए हैं इस वक्त। मोदी जी को ट्रंप ग्रहण लग चुका है, मैं हमेशा कहता हूँ सर। ट्रंप ग्रहण लग चुका है मोदी जी को, और मोदी जी की आभा जो है वो काफी मंद हो गई है। उनको पार्टी के अंदर भी अब वो रुतबा नहीं रहा। संघ के साथ उनके संबंध हैं, उनमें भी संघ का हाथ भारी हो गया है उनके मुकाबले। वैसे भी राज्य विधानसभाओं में वो उतने प्रभावशाली नहीं साबित होते थे, इतने लोकसभा चुनाव में साबित होते थे। अब लोकसभा चुनाव में भी जब वो बहुमत नहीं ला पाए अपने दम पर, तो ये बात भी अब हो गई कि लोकसभा चुनाव में मोदी जहाँ जाएंगे वहां बाजी पलट जाएगी। ये सब भी नहीं हो गया है। तो मोदी जी कितनी भी वहां मीटिंग वगैरह करना है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मुख्य बात यही होगी कि एनडीए की जो आंतरिक परिस्थिति है वो किस तरह की है। क्या वो लोग बाकायदा ठीक से चुनाव लड़ रहे हैं? क्या वास्तव में एक पार्टी का जनाधार दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को अपने वोट बहुत आसानी के साथ में बिना किसी दिक्कत के स्थानांतरित कर पाएगा? ये बहुत सारे मुद्दे हैं। और जो चिराग पासवान की और जितन राम मांझी की, उपेंद्र कुशवाहा की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उन महत्वाकांक्षाओं का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी वहां अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, और इस बात को लेकर नीतीश, अ, उपेंद्र कुशवाहा और जितन राम मांझी, ये सब लोग बहुत चिंतित हैं। वो नहीं चाहते कि भाजपा का मुख्यमंत्री बने। जी वो चाहते हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री बना तो इन लोगों की राजनीति ढक्कन हो जाएगी। इन लोगों की सौदेबाजी तभी चल सकती है जबकि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, या नीतीश कुमार की पार्टी का ही कोई मुख्यमंत्री बने। तो इस तरह से पूरी 2 हिस्सों में बटा हुआ है एनडीए। एक तरफ चिराग पासवान और बीजेपी खड़े हुए हैं, जो मिलजुल कर कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का किस तरह अंत कर दिया जाए, और उनकी राजनीति में भी कोई उथल पुथल ना आए उसकी वजह से। इस प्रकार के दांव पे चल रहे हैं, महत्वाकांक्षाओं का टकराव है। भाजपा की महत्वाकांक्षाओं पे हम लोग कम सोचते हैं। जी हाँ, जी हाँ, भाजपा तो चाहती है कि भाई किसी बहुत लंबे अरसे से कि भाई हमारा मुख्यमंत्री यहाँ पे बने। जी 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 जी। मैं आपसे 2 सवालों में खत्म करूंगा। एक तो सवाल ये, आपने संघ की बात की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रोल क्या आप देख पा रहे हैं? वहां क्या आपको नजर आता है? और आपके सूचनाएं निरंतर आती हैं, आपका विश्लेषण प्लस जो सूचनाएं आधारित जो चीजें, उस पर एक छोटा सा नोट, फिर मैं अंतिम सवाल करूँ। भाई देखिए, संघ ने 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद में राजनीति में जो हस्तक्षेप किया है, पहले भी हस्तक्षेप करता था, वो भाजपा को जिताने की कोशिश करता था, कभी कभी सुस्त रहता था, उससे भाजपा को नुकसान होता था। लेकिन अब संघ बहुत ज्यादा आगे बढ़कर ये दिखाता है कि चुनाव में जीत उसकी वजह से हुई है। बाकायदा उसके आधिकारिक वक्तव्य से आते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम जीते। चुनाव का श्रेय लेता है वो मोदी और भाजपा को चुनाव का श्रेय नहीं लेने देना चाहता। बिहार के बारे में भी उसकी योजनाएं हैं, ये योजनाएं अखबारों में प्रकाशित हुई हैं, और उनके लोगों ने भी बताया है कि किस तरीके से वो गांव में जाएंगे और प्रचार करेंगे, भाजपा के पक्ष में या एनडीए के पक्ष में प्रचार करेंगे। ये सारा का सारा वो करेंगे। संघ मेरे ख्याल से बिहार में अपनी पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि संघ जानता है कि अगर बिहार चुनाव भारतीय एनडीए हार गया तो फिर एनडीए की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी सारे देश में। इनके लिए बहुत मुश्किल होगा, उसमें सब चीजें सबकी पोल खुल जाएगी। और एक चुनाव मैं तो मानता हूं कि इंडिया गठबंधन को सब कुछ ठीक कर रहे हैं राहुल गांधी। अपनी अपनी भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अब तक देखा जाए सारे कदम ठीक उठाए हैं। एक बड़ा चुनाव जीतना उनके लिए जरूरी है, एक बड़ा चुनाव। और वो अगर एक विधानसभा चुनाव जीते, उसके बाद में वो गेम चेंजर हो जाएगा उनके लिए, फिर विपक्ष की हवा बहने लगेगी। तो वो एक बड़ा चुनाव जीतना जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
बहुत बिहार इससे अरुण अभय सर, ये इसमें पूछना चाहूंगा, मैंने अभी ये देखा कि आज वहां जो कांशीराम जी का जो परिनिर्वाण दिवस है उस पे एक रैली की है मायावती जी। तो मायावती जी रैली तो करती नहीं है, होता है, और वो कहीं ऐसा परिलक्षित हो रहा है कि अब फिर सरवाइव करने की कोशिश है उनकी ओर से। लेकिन इसमें जो बहुत मुद्दे या मार्के की बात है कि योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही हैं, और उन्होंने दोनों को, कहीं कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया, कहीं जो बाकी समाजवादी पार्टी है अखिलेश यादव उनको भी लिया। ये क्या इसको कैसे हम देख पा सकते हैं? और बिहार का जिसे कनेक्ट करें तो बिहार में कुछ क्या कुछ इसकी कोई राजनीति की कुछ वो देखिएगा। देखिए, बिहार में मायावती अपने उम्मीदवार खड़े करती हैं। अच्छा, बिहार में जो दलित वोट है, जो पासवान वोट है, और जो चिराग पासवान, वो पहले से ही एनडीए के साथ है। तो मायावती बिहार में कोई भाजपा के पक्ष में कोई ज्यादा भूमिका नहीं निभा सकती। तो वहां पे उनका खेल कोई खास नहीं है। लेकिन ये जो आपने बताया, उन्होंने योगी, मैं चूंकि थोड़ा दूर हूं, तो उन्होंने योगी जी की क्या तारीफ की, जरा बताइए। उन्होंने तो ये कहा है कि वहां जो वर्तमान सरकार ने स्मारक स्थलों के रखरखाव और टिकट से मिली राशि का सही उपयोग किया है, और जो मान्यवर कांशीराम के आदर सम्मान, एक सांकेतिक है। बाकी तो करती है बीजेपी की आलोचना भी, लेकिन ये संकेत 27 का कुछ कैसे देखेंगे? ये इसके बाद जो पूछा गया अखिलेश यादव ने यही कहा कि वो बुआ जी उसी ट्रैक पे हैं जहां वो रहा करती थी। यानी कहीं परिलक्षित या कहीं ध्वनित ये था कि बीजेपी की जो बी टीम या मदद करने जैसे ऐसा कुछ लगा। तो इसको कैसे वही देखा जा सकता? 27 तो है ही, 2027 तो बहुत बड़ा रन होगा उत्तर प्रदेश में। तो मैं तो काफी अकल लगाता हूं, और बहुजन समाज पार्टी क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, मायावती का दांव क्या है, ये बात धीरे धीरे मेरी समझ में आनी बंद हो गई है। तो हालत ये है कि ये जिस तरह से, भाई, राजनीति का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को आप देखते हैं ध्यान से, तब आपकी समझ में आता है कि भाई नेता क्या कर रहा है, पार्टी क्या कर रही है, क्या उसके वक्तव्य हैं, क्या उसकी नीतियां हैं, पार्टी के भीतर किसको प्राथमिकता मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है। तो मायावती का तो पूरा मामला ही कुछ इस तरह का है, जिससे पता ही नहीं चल रहा है कि दरअसल उनकी राजनीति किधर जा रही है। एक बात निश्चित है कि मायावती को दोबारा राजनीति में अपनी वापसी करने के लिए बहुत ही कोई असाधारण कदम उठाना पड़ेगा, या कोई ऐसी असाधारण परिस्थिति बने जिससे उनकी राजनीति दोबारा चमक जाए। इस वक्त देश में अगर किसी पार्टी की राजनीति बुझी हुई है पूरी तरीके से, और कोई बस दूर दूर तक संभावना नहीं दिखाई पड़ रही उसके उभार की, तो वो बहुजन समाज पार्टी है। ये बहुत दुख की बात है। यस सर। मैं इस बात से खुश नहीं हूं, क्योंकि वो दरअसल समाज के एक बड़े तबके का नेतृत्व करती थी। उनकी उनके उनकी नेतृत्व शैली आपत्तिजनक हो सकती है, उस पे हमें दिक्कतें हो सकती हैं, हम लेकिन आखिरकार वो स्थापित नेता थी। अपने दम पर उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक चुनाव जीता था। कितने, एक 3 या 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और चार राजनीतिक, बार, चार हाँ, बार, चार बार। हाँ, 4 बार राजनीतिक सफलता तो उन्हें बहुत प्राप्त हुई। इसके बावजूद भी अंततः वो इस दिशा में पहुंच गई। लोग कहते हैं कि साहब वो सरकार ने उनकी फाइलें खोल रखी। सरकार ने सबकी फाइलें खोल रखी हैं, क्या अखिलेश की फाइल नहीं खोल रखी? मुझे आज की लगता है तारीख में समाजवादी पार्टी को उन्होंने ज्यादा निशाना मारा है, ये मेरा उन्होंने मानना है कि हमेशा बताती है। जो अखिलेश या मुलायम सिंह जी के परिवार की फाइलें खोल रखी हैं, उसी जो आय से ज्यादा संपत्ति वाला सवाल है, उसी में मायावती की फाइलें खुली हुई हैं। तो मायावती का इतना डरना क्यों चाहिए, जब अखिलेश नहीं डर रहे हैं, इसके बावजूद वो खुल के विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, और अच्छी राजनीति कर रहे हैं, सफल राजनीति कर रहे हैं। अभी तक तो मानता हूं अखिलेश ने जो कदम उठाए हैं वो सब कामयाब किस्म के कदम हैं। मायावती ने अब जो अपनी हालत बना ली है, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि जैसे उनकी कोई कल जो है अमित शाह के हाथ में है। अमित शाह जब चाहते हैं कि वो कल वो दबाते हैं या उसको मरोड़ते हैं, तो मायावती वही भाषा बोलने लगती हैं, वैसे ही काम करने लगती हैं। मुझे तो बहुत कोई प्रासंगिकता उनकी रैली में उन्होंने जो बोला है, वो उसकी बहुत प्रासंगिकता नहीं दिख रही है अभी राजनीतिक नजारे में। राइट सर। अबे सर, अंतिम सवाल होगा, आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि हम बिहार पे ही लौट के बात करेंगे। जो वोट कटवा वाली स्थिति है, पार्टीज है, उसमें कहीं प्रशांत किशोर को भी देखा जा रहा है, कहीं अब असदुद्दीन ओवैसी की भी दल को, कि वो सब पे होना, बी टीम और तमाम। तो अंतिम नोट वहां ये सब कितना, ये जो दोनों, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया ब्लॉक हो, खेल बिगाड़ने में कितना कारगर, किसकी ज्यादा आप देख पा रहे हैं एज ए विश्लेषक? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का हस्तक्षेप तो बहुत सीमित होता है, वो सीमांचल वगैरह उन इलाकों में जी होता हाँ, है। उसी में। जी हाँ, जी। पिछली बार वो जीत जात गए थे वहां पर, उसकी वजह से महागठबंधन सरकार भी नहीं बना पाया, ऐसा समझा जाता है। इस बार मुझे लगता है कि उनको वो समर्थन नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि अच्छा। हाँ, क्योंकि महागठबंधन जिस तरीके से वहां चुनाव लड़ रहा है,
उसमें मुसलमानों के वोट सीमांचल में भी महागठबंधन के ही साथ जाएंगे ज्यादातर, इनको असदुद्दीन ज्यादा नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर एक अभी बंद मुट्ठी है, ये पता नहीं है कि उस मुट्ठी जब खुलेगी तो उसके अंदर से क्या होगा, क्या निकलेगा। अभी उन्होंने एक थोड़ी सी करवट ली है उन्होंने। पहले वो महागठबंधन के नेताओं के ऊपर भी, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ, इस कार्यक्रम में ही मैंने शुरू में कहा था, वो ज्यादा प्रहार करते थे, वो उन्होंने प्रहार कुछ कम कर दिया है। जी एक उन्होंने बड़ा दिलचस्प प्रस्ताव रखा है, अभी इसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, पता नहीं उस प्रस्ताव का कितना महत्व है, लेकिन उन्होंने कहा है महागठबंधन के नेताओं से कि जहां आपके मुसलमान उम्मीदवार होंगे वहां हम मुसलमान उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। जी हाँ, कहा है। जी हाँ, जी जी और आप भी यही कीजिए। तो इससे ऐसा लगता है कि इसको महागठबंधन के साथ में अघोषित किस्म की एक तालमेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो है। जी जी तो जी ये राजनीतिक जो मोर्चेबंदी, पेशबंदियां हैं, ये अभी जारी हैं और इनके ऊपर हमें नजदीकी निगाह रखनी होगी। राइट सर। अब सर, हमारे दर्शकों को आप जो इस कार्यक्रम में देते हैं पूरा विश्लेषण, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका, शुक्रिया। नमस्कार। दर्शकों, आप सुन रहे थे अभय दुबे साहब को। अभय दुबे साहब ने स्पष्ट किया कि बिहार में अभी वेट इन वॉच होना चाहिए, और जो कहीं वो बतलाया, उन्होंने जो पूरा एक विश्लेषण दिया, उसमें ये निकलता है कि ज्यादा संकट कहीं एनडीए के समक्ष है, जो सीट शेयरिंग है, फंसे हुए हैं, एनडीए फंसा हुआ है, और दिक्कतें मोदी शाह के लिए ज्यादा है। और फिर वो ये कहना कि भले ही 10 दौरे 20 दौरे कितना ही कुछ वहां किया जाए कोशिश, दिक्कतें उनकी ज्यादा है। इधर इंडिया ब्लॉक में ठीक है, वहां भी सीट शेयरिंग को लेकर है, लेकिन सीट शेयरिंग वहां इतना विकल्प उनके पास है नहीं। तो कुल मिलाकर एक दिलचस्प से स्थिति में है बिहार का, जो अभी आज की तारीख में हम जब आज बात कर रहे हैं, और जैसे जैसे सीट शेयरिंग की स्थिति साफ होगी तो बहुत सारी तस्वीर साफ होती चली आएगी, और ऊंट की करवट तो अंततः 14 नवंबर को ही देश के समक्ष आएगी। मित्रों, इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है पूरी चर्चा को सुनने के बाद? अभय सर के जो विशेष टिप्पणियां होती हैं, विश्लेषण होता है, उस पर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और हमारी ये चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह भरा खीर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।